student, welcome to Spandan Academy. Today we read history of 7th class chapter 13, The Foundation of the Mughal Empire and its Rise. Part second. हमने अभी इसमें क्या पढ़ा है, बाबर के बारे में भी पढ़ा है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा हुमायूं के बारे में, और फिर हमने पढ़ा शेर शाह के बारे में पढ़ा, और फिर पढ़ा हमने अकबर के विषय में. अब हम पढ़ेंगे मतलब हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में. इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे. विक्ट्री ऑफ मालवा एंड गोंडवाना स्टेट. मालवा और गोंडवाना राज्य विजय. तो इन दिनों जो दो महत्वपूर्ण राज्य थे वो कौन थे? मांडू और गोंडवाना. गोंडवाना गोंड राजाओं का राज्य था. अकबर के समय यहाँ रानी दुर्गावती शासन कर रही थी. जब अकबर का शासन था तब यहाँ पर किसका था शासन? रानी दुर्गावती का शासन था. आशफा खां ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण कर दिया और रानी दुर्गावती ने स्वयं तलवार लेकर शत्रुओं के साथ क्या करा? डटकर मुकाबला किया. रानी दुर्गावती कौन थी? बहुत मतलब साहसी नारी थी और उन्होंने शत्रुओं से डटकर मुकाबला किया. किंतु जब विजय की कोई आशा नहीं रही तो उनने स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. वो मुगलों के हाथ में नहीं आई और उनने खुद ही अपनी जीवन मतलब अपने आप को ख़त्म कर दिया. उनकी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई और मेवाड़ अकेला ऐसा राजपूत राज था जिसके अंत तक मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं करी. मेवाड़ में किसका शासन था? महाराणा प्रताप का. महाराणा प्रताप को आप जानते हैं ना. महाराणा प्रताप एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने बहुत मतलब मुगलों के सामने वो बिल्कुल नहीं झुके. चाहे उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया परंतु वो मुगलों के सामने नहीं झुके. इसके बाद आता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी. हल्दी घाटी का युद्ध. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से आप समझना. 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में मेवाड़ का शासक कौन थे? महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच घमासान क्या हुआ? युद्ध हुआ जिसमें मुगल विजयी रहे और महाराणा प्रताप और उनके साथी सैन्य एकत्रीकरण के उद्देश्य से सुरक्षित स्थान पर चले गए. हल्दी घाटी में परास्त होने पर भी महाराणा प्रताप ने मुगलों से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने का संकल्प नहीं छोड़ा और अनेक कठिनाइयां होते हुए भी उन्होंने चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर वे सारे मेवाड़ को जीतने में सफल रहे. सारा राजस्थान उनके यश के गुंजायमान मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हैं. स्वयं अकबर भी महाराणा प्रताप की प्रशंसा करता था और सन 1597 में यह महान राजपूती सेनानी स्वर्ग सिधार गए. महाराणा प्रताप के बाद क्या हुआ कि गुजरात को जीतकर अकबर ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया. किसको? मेवाड़ को. फिर गुजरात विदेशी व्यापार एवं वाणिज्य का प्रमुख केंद्र बन गया. इसके बाद क्या हुआ? जो कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बंगाल पर विजय प्राप्त कर उत्तर भारत में अपनी स्थिति दृढ़ बना ली और संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से उसने दक्षिण की ओर कूच किया. खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और कोलकुंडा के राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया अकबर ने. फिर उन दिनों अहमदनगर राज्य पर चांद बीबी अपने अवयस्क भतीजे की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी और उसने मुगल सेना का बड़ी वीरता के साथ सामना किया और अंत तक हार नहीं मानी. इसके बाद चांद बीबी की मृत्यु के बाद अहमदनगर का राज मुगल के साम्राज्य में मिल गया. द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर. अकबर की राजपूत नीति. अकबर की राजपूत नीति में क्या है कि उसका जो साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयत्नों से अकबर ने समझ लिया था कि हिंदुओं के सहयोग से ही साम्राज्य की स्थापना प्राप्त होगी. अकबर ने राजपूतों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, है ना. उनकी जो मतलब रानियां रहती थीं, बेटियां रहती थीं, उनसे शादी कर लेता था वो, है ना. उनको अपने मतलब जीत लेता था
अपने अधीन राजपूत राजाओं से उसने उदार व्यवहार बनाए और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, और अकबर ने राज्य के उच्च पदों पर राजपूतों को नियुक्त कर दिया। ये उसकी क्या थी? नीति थी। अकबर ने इस नीति का प्रभाव कुछ राजपूत राजाओं पर पड़ा। आश्वस्त होकर वे इस मुगलों की जो सेवा में आ गए थे, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मुगल शासक को अनेक वीर राजपूतों की सेवाएं प्राप्त हो गईं। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, अकबर की धार्मिक नीति। इसके बाद उसने कौन सी नीति अपनाई? धार्मिक नीति अपनाई उसने। अकबर ने उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसमें हिंदू के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए जजिया का समाप्त कर दिया और गौ हत्या पर रोक लगा दी। साथ ही बलपूर्वक उसने मुस्लिम बनाने तथा तीर्थ स्थान पर कर भी उसने रोक लगा दी। जो कर लेते थे उस पर भी उसने रोक लगाई। उसने सभी धर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए फतेहपुर सीकरी में एक पूजा गृह, इबादत खाना का निर्माण कराया। पूजा गृह को क्या बोलते हैं? इबादत खाना। उसका उसने निर्माण कराया, उसको बनवाया, और वहाँ पर अकबर ने सभी धर्म, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध के विद्वानों के साथ सत्संग करता था। ये उसकी धार्मिक नीति थी। वह इस संघर्ष पे पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल सिद्धांत एक ही है, कि सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांत में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक समूह बनाया, जिसमें दीन ए इलाही का शाब्दिक अर्थ था ईश्वर का धर्म। अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, अकबर की शासन व्यवस्था। इसके बाद अकबर की शासन व्यवस्था क्या थी? कि अकबर ने शासन व्यवस्था नई नहीं थी, उसने तुर्क अफगान शासन पद्धति, विशेष शेरशाह की जो पद्धति को आंशिक परिवर्तन के साथ उसने क्या करा? अपनाया। और उसमें विशाल साम्राज्य 15 सूबों और सूबे जिलों में उनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और सूबेदार जो दीवान क्या होते थे? वित्त विभाग का अधिकारी होता था। और काजी कौन होते थे? न्याय विभाग के अधिकारी। और फौजदार, सैनिक अधिकारी, कोतवाल आदि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। अकबर के समय भूमि सुधार महत्वपूर्ण हुआ। उसका श्रेय किसको मिला? अकबर के दीवान टोलर मल को दिया गया। उसने जिन्होंने भूमि की नपाई करवाई और भूमि की उर्वरा शक्ति को आधार पर लगान निर्धारित किया। और राज्य की जो आय के दो मुख्य साधन थे, एक था भूमि का लगान और दूसरा व्यापार पर कर लगाना। अकबर के काल में देश और विदेश में जो व्यापार प्रगति पर था, जिसमें था कपड़ा बुनना, रंगना, दस्तकारी करना, कढ़ाई करना, युद्ध की सामग्रियों का निर्माण कराना, कागज बनाना, विभिन्न धातुओं के बर्तन बनाना आदि धंधे, सूती वस्त्र उद्योग विकसित उसने किए। और व्यवसाय में कृषि उसका मुख्य था। और उसमें जिसमें क्या करा? उसने मछली पकड़ना, नमक बनाना और अफीम और शराब बनाना उसके क्या थे? महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। अकबर्स मनसबदारी सिस्टम, अकबर की मनसबदार व्यवस्था। अकबर की मनसबदार व्यवस्था क्या थी? अकबर साम्राज्यवादी शासक था। इसके बाद उसे सुगठित सैन्य व्यवस्था की स्थापना की और उसने विशेष ध्यान दिया। और गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था को सुधार करा। और मुगल राज्य की सेना की प्रकृति को देखते हुए शासक यंत्र और सैन्य संस्था पर संगठित किया। और सरकारी सेवा करने वाले अधिकारियों को भी सैन्य पद दिए गए, और जिन्हें मनसब कहा जाता है। इस पद को प्राप्त करने वाला अधिकारी सरदार मनसबदार कहलाता है। और मनसबदार को 1000 से 50,000 तक के होते थे। और सम्राट किसी भी मनसबदार की सेना को इच्छानुसार उपयोग करता था। प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब साहित्य और कला का विकास। इस समय अकबर ने क्या करा? अकबर काल में क्या हुआ? साहित्य और कला का अच्छा विकास हुआ। अब्दुल रहम खां, रस खान, अब्दुल फजल फैजी, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास आदि प्रसिद्ध कवि और विद्वान इसी काल में हुए थे, जब अकबर का शासक था। तो अकबर के संगीत तथा चित्रकला
की को भी संरक्षण किया और विदेशों से चित्रकार आमंत्रित किए गए और कला में फ्रांसी और भारतीय शैलियों का समन्वय होना शुरू हो गया। इसके बाद आता है आपका आर्किटेक्चर, वास्तुकला। वास्तुकला भी इस काल में ही हुआ, जिसमें फ्रांसी और ईरानी शैलियों के समन्वय से भवन बनाए गए। इलाहाबाद, आगरा तथा लाहौर में किले बनवाए गए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर आगरा के निकट बसाया इस समय, और वह सुंदर इमारतें बनवाई गईं, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल और बीरबल का महल, जामा मस्जिद, शेर सलीम चिश्ती की दरगाह और बुलंद दरवाजा उल्लेखनीय है। 9 जीम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के 9 रत्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप याद करना। अकबर के 9 रत्न थे, आप लोग जानते हैं ना। इसमें है अब्दुल फैजल, ये कौन थे? विद्वान और सलाहकार थे। दूसरा है राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, तानसेन के विषय में जानते हैं आप, वो कौन थे? संगीतकार थे। बीरबल के आपने चुटकुले सुने हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धिमान था वो। हकीम हुक्काम, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।